और चलिए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, यानी कि नजरें सभी की टिकी हुई थी हाईकोर्ट पर, लेकिन अब 24 जुलाई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूनम चंद भंडारी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एसके सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन मेरा पहला सवाल एसके सिंह जी आपसे ही है। जैसे कि उम्मीद पहले से ही जाहिर की जा रही थी कि कोर्ट फैसला सुरक्षित रख सकता है, हुआ भी वही। अब 24 तारीख तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है, क्या माना जाए, क्या उम्मीद है? देखिए, जब इस मामले की सुनवाई में इतनी लंबी पैरवी की गई, कुछ पक्षकार बने, कुछ जुड़े, और जैसे पूनम चंद भंडारी साहब भी उसमें जुड़े, इन्होंने भी अपने रिटन आर्ग्यूमेंट्स दिए, और जिस तरह से इतनी लंबी प्रोसीडिंग्स चली, तो जब कोर्ट फैसला लिखाता है तो वो दोनों पक्ष की दलीलों को भी लिखाता है। और जब दलील देने वाले इतने सारे वकील साहिबान पैरवी करते हैं तो उनकी सारी दलीलें अपने निर्णय में लिखी जाती हैं। तो कोर्ट के लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है कि इतने सारी चीज़ों का डिक्टेशन देना, फिर उसको चेक करना, फिर उसके बाद डिलीवर करना। तो ये रूटीन केस में जब बहुत ही महत्वपूर्ण मामले होते हैं तो लगभग इतना ही समय लगता है। इसमें कोई ऐसी कोई नई निराली चीज़ नहीं हुई है। तो 24 को इसका निर्णय आ जाएगा। पूनम चंद भंडारी जी, 3 दिन का और वक्त मिल गया है पायलट कैंप को, क्या फौरी तौर पर इसे राहत माने? नहीं जी, राहत के वाली तो कोई बात लगती नहीं है मुझे, क्योंकि कोर्ट ने बहस सुन ली है। कोर्ट को आज फैसला सुनाते या 3 दिन बाद फैसला सुनाते फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली कोई भी ऑर्डर है अगर इनके अगेंस्ट भी आता है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो करना ही करना है इनको। तो आज, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर ये आज हो जाता, मान लीजिए चाहे इनके पक्ष में खिलाफ, तो ज़्यादा बेटर रहता है। जो मन में टेंशन है, तलवार लटकी हुई है, वो तलवार हट जाती है मेरे हिसाब तो। ठीक है, अब तलवार लटकी हुई है, अब 24 तक वेट करते रहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने कह दिया स्पीकर को कि वो अपना जजमेंट उस दिन दें, लेकिन अब स्पीकर हालांकि बहस तो नहीं देंगे, लेकिन उनको पावर है, वो चाहे तो नहीं माने और दे भी सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये मामला लिंगर ऑन हो रहा है, और जितना लिंगर ऑन हो रहा है उतना ही पायलट के लिए मेरे हिसाब से लगता है तकलीफ दे ज़्यादा है। ये इतने लोगों को साथ रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अगर फैसला होता, ये होता आप इनको नहीं हटा रहे हैं, तो उनको रोकना ज़्यादा ईजी होता है। एसके सिंह साहब, लेकिन अंदर खाने स्ट्रेटेजी पूरी दोनों तरफ से तैयार हो रही होगी, दोनों कैंप की तरफ से, कि अगर पक्ष में फैसला आता है तब भी क्या करेंगे, और अगर नहीं आता है पक्ष में फिर क्या करना है? देखिए, अब अंदर क्या हो रहा है इसकी तो हम लोगों को दिव्य दृष्टि है नहीं कि हम देख लें, पर जो हमारी वकालत का अनुभव है इस समय, मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्षों ने अपने लिए एसएलपी तैयार कर ली होंगी, और इधर जजमेंट प्रोनाउंस होगा और उधर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। लेकिन पूनम चंद भंडारी जी, एक प्रार्थना पत्र आपकी तरफ से भी दिया गया, उसमें किन बातों का जिक्र था? देखिए, इसमें सचिन पायलट साहब ने 2 ग्राउंड लिए हैं। एक तो जो उनको नोटिस जारी किया गया विधायकों को, उसको चैलेंज किया है। दूसरा, उसमें एक जो संविधानिक प्रोविजन है शेड्यूल 10 में 2(1)(b), एक ये ए, ये प्रावधान है, उसको चैलेंज किया है। वो प्रावधान ये है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का विधायक या एमपी जीत के आता है, तो जीतने के पश्चात वो अगर पार्टी को छोड़ता है, रिजाइन करता है, तो उनकी जो विधायक है वो चला जाएगा, वो नहीं विधायक नहीं रहेगा, और ना वो सांसद रह सकता है। तो ऐसी स्थिति को चाहते हैं नहीं, ये इसको स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। ये कानून को चैलेंज किया उन्होंने। तो हमने इसको चैलेंज किया, भाई ये आप नहीं करते, ये करते हो तो करप्शन बढ़ेगा। तो हमने हाईकोर्ट में कहा कि हमें सुनिए, तो हम तो पब्लिक के हैं, पब्लिक के अगेंस्ट करप्शन संस्था ने लगाया है जो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है। अगर ये प्रोजेक्ट स्ट्रक डाउन हुआ तो उसका प्रभाव जनता पर पड़ेगा, कि जनता का पैसा खर्च हो रहा है, करप्शन बढ़ता है, जनता का नुकसान होता है, नेताओं का नुकसान नहीं होता है। इसलिए हमने लगाया। कोर्ट ने हमारी बात मानी है। हालांकि एडवोकेट जनरल ने तो ऑब्जेक्शन किया था कि हमारी दरखास्त को खारिज कर दिया जाए और हमें पार्टी नहीं बनाया जाए, लेकिन सुनने के बाद में चीफ जस्टिस महोदय की डीबी ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दिया, हमको पार्टी बना दिया, रिस्पोंडेंट बना दिया, और उनको कहा इनको कॉपी दे दो, और हमारी पूरी बहस सुन ली गई है। हमारा मेन बात ये है, कंटेंशन ये है कि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने के 5 जजों ने, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, संवैधानिक बेंच कहते हैं, उन्होंने पहले इसको अपहोल्ड कर रखा है। उनका ये प्रोविजन सही है, इसको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन फिर भी डीबी चैलेंज किया गया है, और बाय द वे डीबी कर दे तो जनता को दिक्कत होगी ना। बल्कि हम तो ये चाहते हैं, इसके अंदर हमने ये भी कहा था कि आप इसको, इस कानून को और सख्त बनाइए, बल्कि
यानी कि यदि कोई रिजाइन करता है पार्टी से, विधायक पद से छोड़ता है वो, तो उसको कम 6 साल के लिए उस पर बैन होना चाहिए कि 6 साल तक वो चुनाव ना लड़ पाए, और जो उपचुनाव होता है उनका सारा खर्चा उनसे वसूल करना चाहिए। आज देखिए एमपी में है, कर्नाटक में बहुत, लेकिन ये तो तब लागू होता है ना जब अगर कोई स्वेच्छता से छोड़े पार्टी को, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम मर्जी से नहीं आए, कोई भी कारण हो सकते हैं, हम सहमत नहीं है फैसलों से, तो इसलिए नहीं जा रहे हैं बैठक में। अगर इनको हटाया भी जाता है, हटाते कब है, जब कोई इलीगलिटी जब तो हटाएंगे ना इनको, तो हटाएंगे तो जब दोबारा उपचुनाव तो उनसे पैसा वसूल करना चाहिए उनसे। आज एमपी में क्या होगा, 26 चुनाव दोबारा होंगे, और 26 चुनाव में कितना रुपया खर्च होता है, कितना टाइम बर्बाद होता है, ये पैसा उनसे क्यों नहीं वसूला जाए? ये पब्लिक का पैसा है, ये जनता के वोट से चुन करके गए, जनता के चुनने के बाद में आप रिजाइन करते हो, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, और एक बड़े आश्चर्य की बात ये, रिजाइन कर दिया आपने और फिर भी इनको मंत्री बना दिया गया है। क्योंकि कानून ये है, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सदन का मेंबर हो या ना हो, उसको मंत्री बनाया जाता है 6 महीने के लिए, 6 मंथ में चुनाव होना जरूरी है। तो उनको तो एक तरह से देखा है ना, खरीद फरोख्त डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है और जनता मुंह ताक के देख रही है। तो मैं तो कहता सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि सुओ मोटो प्रसंज्ञान ले और संसद को लिखे कि आप इस पर कानून बनाइए, इस कानून को सख्त करिए। और मैं कह रहा हूँ प्रजातंत्र बढ़ना, ये प्रजातंत्र खत्म हो रही है। अब तो लूट खसोट का मामला हो गया, आप खरीदो बेचो ही चल रहा है, 35-35 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। बताइए आप, ये यहाँ जनता भूखे मर रही है, क्या हाल हो रहा है जनता का ये, और ये इस प्रकार से खरीदारी हो रही है। इसलिए हमें इस बात की तकलीफ थी कि जनता की बात को सुना जाए। जब एडवोकेट जनरल ने इस बात को ऑब्जेक्शन किया तो हमने कहा हम जनता के लिए आए हैं, जनता के प्रतिनिधियों के लिए आए हैं, इससे इस बात को वहाँ कह जाते हैं। तो जनता की बात को कोई नहीं कह रहा है, एजी साहब वगैरह है वो सरकार की पैरवी कर रहे हैं, स्पीकर की पैरवी की जा रही है, उधर से वो विधायक की पैरवी कर रहे हैं, तो जनता की पैरवी कौन करेगा? इससे हमने दिखा रही थी और इसी कोर्ट ने इसको अलग किया। एसके सिंह साहब, लेकिन नेताओं का दल बदलना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इसको लेकर बहुत ज्यादा सुनवाई भी हो चुकी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है? क्योंकि जिस इच्छा शक्ति के साथ शपथ लेकर आते हैं नेता, लेकिन वो तो चीजें रहती ही नहीं, देखिए वो सब भूल जाते हैं दल बदलने के साथ। जो मेरे ब्रदर एडवोकेट ने बोला, और मैं लगातार 2 दिन से आपके चैनल से ये बात भी कह रहा हूँ कि मैंने मार्च के महीने में कोरोना से पहले जब मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी, उस समय एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस हाई कोर्ट में लगाई थी, और उसमें मैंने सरकार के लिए ये बोला था कि इस तरह से यदि हॉर्स ट्रेडिंग होती है और ये एमएलए लोग, जो मैंने कल भी बोला कि अपने एमएलए बनने के बाद फॉर सेल का अपने स्टिकर लगा के चल देते हैं और ख़रीद फरोख्त में शामिल हो जाते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद एक पार्टी से लड़े आप, फिर कुछ समय बाद दूसरी पार्टी के टिकट पर लड़ गए, और फिर जो हम लोगों ने इसमें रिसर्च करी उसमें देखा हमने कि करीब 25 से 37 करोड़ रुपए तक एक सीट पर खर्च होती है अपने गवर्नमेंट का। और ये सारा जो पैसा है कोई सरकार कहीं से लाती नहीं और नागरिकों से लेती है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स होते हैं। तो मैंने उसमें अपने रिट पिटिशन में जो PIL लगाई है, मेरे ख्याल से वो लिस्ट हो जाएगी इस हफ्ते में, तो उसमें मैंने यही निवेदन किया है कि जो भी कोई MLA इस तरह से कोई अपनी पार्टी छोड़ता है और दोबारा इलेक्शन में जाता है, तो उससे पहले उस पूरे इलेक्शन का खर्चा इलेक्शन कमीशन को जमा करा लेना चाहिए, ताकि इस तरह की जो ये परंपरा चल रही है, जब पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी कोई हम विधायक या सांसद चुनते हैं उसका टेन्योर 5 साल होगा। जब इलेक्शन 5 साल के लिए होता है और इस प्रकार से कोई भी दल हो किसी भी सरकार को गिराता है या कोई भी दल बदल होता है, जिस भी वजह से होता है, पर उसका सारा दंड, जैसा मेरे भाई ने अभी बोला, कि वो पड़ रहा है आम जनता पे, और जनता का सुनने के लिए कोई है नहीं, और जनता को भावुक बना दिया जाता है। जनता को एक प्रकार से अफीम खिलाई जाती है, कभी धर्म की, कभी राष्ट्रवाद की, कभी क्षेत्रवाद की, कभी देशभक्ति की, कभी इसकी और कभी उसकी। उस भावनाओं में वो सब भूल जाती है कि तुम्हारे ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ आर्थिक स्थिति जा रही है, कहाँ देश जा रहा है, किसी को परवाह नहीं है, हर आदमी। और दूसरी एक समस्या और होगी इस देश में, यदि आप किसी भी चीज़ का विद्रोह करो तो आप देशद्रोही कहलाओगे। अब समस्या ये है कि आम नागरिक, जैसा कि मेरे पूनम चंद भंडारी साहब ने बोला कि आम नागरिक की परवाह किसको है। नेता बनते हैं, आज तो अपने पास MRP भी पता चल गई कि एक अपने जो MLA साहब है उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, 35 करोड़। एक पार्टी 35 करोड़ दे रहेगी,
फिर दूसरी पार्टी बोली लगाएगी 40 करोड़ में आ जाओ, फिर वो 40 करोड़ लेंगे, फिर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, फिर दोबारा मंत्री बनेंगे। तो ये लूट खसोट की राजनीति हो गई। आज राजनीति जब आप कहते हो कि हम तो सेवा के लिए आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को जब मैं भिन्न भिन्न प्रकार के एमएलए भिन्न भिन्न पार्टियों के सुनते हो कि हम तो समाज सेवा देशभक्ति के लिए आ रहे हैं, हम गरीबों के कल्याण के लिए आ रहे हैं, हम किसानों के कल्याण के लिए आ रहे हैं। वो कल्याण कहाँ गया? आज कल्याण देखा जाए तो कल्याण कहाँ हो रहा है? फेयरमाउंट में हो रहा है, कल्याण हो रहा है गुड़गांव में। और वो कल्याण किसका हो रहा है? व्यक्तिगत कल्याण हो रहा है। एक एमएलए साहब कह रहे हैं कि मेरे को तो इतने रुपए मिल रहे थे, परंतु मेरे बीवी बच्चों ने कहा कि हम खराब हो जाएंगे, इसलिए पैसा मत लो। तो मतलब कुल मिला के खुला खेल, नंगा खेल हो रहा है पैसे का। दल जो है, राजनीतिक नेता जो है शपथ लेते हैं, वो मुद्दों से भटक जाते हैं और इसी वजह से जनता के बीच भी एक अलग तरीके का मैसेज जाता है। चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 24 तारीख तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन जब बेंच बैठेगी 24 तारीख को तो प्रोसीडिंग्स क्या रहेंगी? क्या सीधे फैसला सुना दिया जाएगा? कितना वक्त लग सकता है उसमें? देखिए, जो राजस्थान हाईकोर्ट की परंपरा है, कॉज लिस्ट बनती है, उसमें पहला 1, 2, 3 नंबर पे वही मुकदमे रखे जाते हैं जिनके लिए प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट की एक कैटेगरी होती है। उस दिन कोर्ट खुलता है, जज साहब बैठते हैं और एक लिफाफा आता है, उस लिफाफे में खोल के उस पर साइन करते हैं वहाँ पे, तो वो डिलीवर जजमेंट हो जाता है साहब। तो ये बिल्कुल सही 10:30 बजे जैसे ही डिवीजन बेंच बैठेगी, बैठते ही ऑर्डर हो जाएगा। पूनम चंद भंडारी जी, लेकिन ये मामला भी एक नजीर के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने कभी देखा नहीं कि ऐसे सिंगल बेंच में पहले मामला जाए, उसमें अमेंडमेंट हो, फिर डबल बेंच में जाए। डिवीजन देखिए, मैंने एक्चुअली मैं पहले भी कहा था, जो मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी तहत किया गया है। एक्चुअली मामला तो सिंगल बेंच का ही था, लेकिन जब इनको ये समझ में आई बाद में बात कि अगर सिंगल बेंच डिसाइड कर देगी तो डीबी में जाना पड़ेगा, राजस्थान हाईकोर्ट जाना पड़ेगा वापस। डीबी उसको स्टे करे ना करे क्या प्रॉब्लम आएगी। तो जब तक डीबी डिसाइड नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। तो बाद में तब इनको लगा, तब इन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि साहब हम इस रिट को अमेंड करना चाहते हैं। जबकि आप देखिए, दो बड़े बड़े सीनियर लॉयर जो इंडिया फेम लॉयर हैं, पिटीशन ड्राफ्ट होती है, सीनियर लॉयर चेक करके उसको पेश होती है, तो उनको नहीं मालूम था कि इसमें क्या लिखा गया और क्या नहीं लिखा गया। ये जयपुर में जिन वकील तैयार की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के लड़के हैं जिसने तैयार करी है। लेकिन चूंकि बाद में समझ आया हुआ ये, तब उन्होंने लगाई अमेंडमेंट एप्लीकेशन। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ था उस दिन कि एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी लगाएंगे हम, और उसके बाद में दोबारा बेंच बन गई, एप्लीकेशन लग गई, वकीलों को फ़ोन करके बुलाया जा रहा है कोर्ट के अंदर और एप्लीकेशन सुनकर के उसको अलाउ किया जा रहा है। अमेंडेड रिट के लिए ऑर्डर भी कर दिए। तब मामला ये डीबी में गया था ये। इसलिए अब ये मामला डीबी सुन रही है, क्योंकि वायरस चैलेंज किया है, एक कानून को चैलेंज किया है। और वो भी देखा जाए तो आई ऑफ लॉ में तो गलत है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला कर दिया उस पॉइंट के ऊपर। जब एक सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है तो आर्टिकल 141 में सब पर बाइंडिंग होता है वो, तो हाई कोर्ट तो उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि मैंने फिर कहा है, इस पिटीशन सिंगल बेंच की बजाय डीबी में सुनवाने के लिए किया गया, ताकि डीबी का फैसला अगर कुछ भी हो जाए तुरंत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं बात। बिल्कुल। लेकिन एसके सिंह साहब, कई चीजों की आज एक बार फिर से दलीलें दी गई। कहा गया कि महेश जोशी ने जिस दिन शिकायत की उसी दिन नोटिस जारी कर दिया गया। क्या इन तर्कों में आपको दम नजर आता है? देखिए, ये तो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, वो एक तरह जज की तरह काम करते हैं। उनका आ गया पिटीशन, उसी वक्त जारी कर सकते हैं, उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। वो उनका प्रेरोगेटिव है, उनका अधिकार है। अगर हम कहते हैं ना, अगर डिले करते हैं, हम कहते हैं डिले कर रहे हैं, जल्दी करते हैं जल्दी कर रहे हैं, तो गलत नहीं किया उन्होंने तुरंत जारी करके। लेकिन बाकी कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन्होंने माइंड अप्लाई किया है नहीं किया, उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उनको इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए थी, ये सारा कोर्ट देखेगा कि इतनी जल्दबाजी की गई है। नोटिस तुरंत जो है घर पे जाकर रात को चिपकाया जा रहा है, ये एक्चुअली में सिविल प्रोसीजर के नियमों के खिलाफ है। रात को 12 बजे जाकर नोटिस चिपकाना सेटल पोजीशन लॉ की है कि पहले नोटिस उसको घर भेजा जाए, वो अगर नहीं मिलता है तो ही इसको चिपकाने का काम कर सकते हैं। अब लेकिन जो भी किया है वो कोर्ट देखेगा उसको। बिल्कुल एसके सिंह साहब, लेकिन जो चीजें चल रही है, एक तरफ तो हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एसओजी की भी जांच जारी है। लगातार क्लूज, कुछ तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं, क्या उसको भी आधार बनाएंगे स्पीकर? देखिए, मैंने कल भी इस बात पे आपके जवाब दिया था कि जो एसओजी काम कर रही है वो एक क्रिमिनल एक्ट के
इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है और जो स्पीकर महोदय हैं उनका बड़ा लिमिटेड स्कोप है। उनको जो शेड्यूल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके तहत ही कुछ निर्णय लेना है, और यदि उनको कोई एमएलए शिकायत करता है तो उसमें वो नोटिस जारी करते हैं। यहाँ मैं मेरे लायक दोस्त से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि यदि जो स्पीकर महोदय हैं उनके ऊपर कोई सीपीसी के प्रोविज़न लागू नहीं होते और जैसे ही उनको शिकायत मिली तो उन्होंने मात्र एक नोटिस जारी किया, जो एक जो न्याय का सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोई निर्णय लिया जाए। तो जो स्पीकर महोदय है उन्होंने क्या किया कि एक नोटिस जारी किया कि भाई आपके खिलाफ अमुक शिकायत आई है और आप अपना पक्ष रखें और मैं उसका निर्णय लूंगा। जब ये चीज होती है तो मेरी समझ में, जो भी मुझे थोड़ा सा विधिक ज्ञान है, ये एक जो पिटीशन लगाई गई है इसके पीछे जो हिडन एजेंडा जिसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में, वो ये था कि 19 लोगों से एक पिटीशन लगवा दो ताकि वो 19 लोग एक मॉरली बाइंड हो जाएं कि वो उस होटल को छोड़ के राजस्थान के किसी होटल में ना आ जाएं। इसलिए वो एक पिटीशन लगाई गई जो सारे लोगों के साथ मिलके लगाई गई। जबकि यदि लीगली देखा जाए तो कॉज ऑफ एक्शन जो है, जिसके लिए जिस चीज के लिए आप व्यथित होकर हाईकोर्ट में गए हैं, वो हर 19 आदमी की अलग अलग प्रकार की शिकायत और ये एक साथ लगाई गई और इन्होंने एक कंबाइंड पिटीशन लगा दिया। तो यहाँ ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड यही है कि ये पिटीशन बहुत इलीगली लगी। दूसरी बात जो देखी जाएगी, जो पूनम भंडारी जी ने कहा, उस पर मैं इत्तेफाक रखता हूं कि इसमें कोई और हिडन एजेंडा था। वो हिडन एजेंडा ये था कि हम इसको डिवीजन बेंच में ले जाएं और एक निर्णय होता है डिवीजन बेंच से तो फटाफट हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील साहिबान ही इसमें पैरवी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उनका होम पिच है, वहां उनको आराम मिलता है पैरवी करने में। तो यहाँ पे जो उन्होंने बात करी, सिर्फ एक लाइन डाली कि संविधान का ये प्रोविजन गैर कानूनी है, इसके बारे में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच स्पष्ट करे। अब ये देखा जाएगा कि जो आपने पैरवी की, ये जो दो तीन दिन तक पैरवी की और देश के जो सबसे बड़े वकील साहिबान हैं उन लोगों ने पैरवी की, उस पैरवी में उन्होंने एक शब्द इस चीज का नहीं बोला कि संविधान का जो ये प्रावधान है जिसको वो इलीगल करार देना चाहते हैं कि इस वजह से वो इलीगल है। तो मेरी समझ में इस तरह की पिटीशन जो प्रीमेच्योर होती है वो तो पहले दिन ही खारिज हो जानी चाहिए, पर ऐसी संभावना है कि वो अब 24 तारीख को खारिज हो जाएगी। पूनम चंद भंडारी जी, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में पक्षकार नहीं है तो इस प्रावधान को चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या ये तर्क आपको समझ में आते हैं? बिल्कुल सही है। मैंने पहले भी कहा था कि जब किसी संविधान के जो कानून है उसको यदि आप स्ट्रक डाउन करना चाहते हो, उसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार को पार्टी बनाया जाए, क्योंकि ये कानून बनाया है केंद्र सरकार ने बनाया कानून, ये स्टेट ने तो बनाया नहीं है। स्टेट तो उसको अडॉप्ट करता कोई होता है तो केंद्र सरकार के किसी कानून को स्ट्रक डाउन कराना है, उसके लिए यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाना आवश्यक है। उसके बिना ये चल सकता नहीं है। ये ऑब्जेक्शन हमने भी लिया है, ये ऑब्जेक्शन मनोज सिंह उन्होंने भी लिया है कि द पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन पहले तय होना चाहिए था कि क्या इसके बिना चल सकता है, और ये तय होता है उसके बाद में आगे सुनवाई होनी चाहिए थी। अब लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किसी पक्ष से इसको कहा या नहीं कहा, या कोर्ट ने अलाउ किया या नहीं किया। बाकी इस पर पहले तय होना चाहिए, क्योंकि कोई भी याचिका जब कोर्ट में पेश होती है तो पहले देखा जाता है वेदर इट इज मेंटेनेबल और नॉट, चलने योग्य है कि नहीं है। चलने योग्य है तब जाके उसमें नोटिस जारी किए जाते हैं। तो जब ये रिट पिटीशन फाइल की गई है तो पहला ऑब्जेक्शन यही आना चाहिए था कि साहब ये मेंटेनेबल नहीं है, दो ग्राउंड पर। पहला ग्राउंड तो ये है कि इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बनाया। दूसरा ग्राउंड इसके अंदर ये है कि ये जो इन्होंने चैलेंज किया है शेड्यूल 10(2)(1)(a) को, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक बेंच है, 5 जज सुनते हैं उसको, उसने पहले इसको तय कर दिया गया है। तो यदि इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं ये, तो इनको या तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू लगाते या सुप्रीम कोर्ट याचिका पेश करते कि साहब एक लार्जर बेंच बनाई जाए, जो 5 जज ने फैसला दिया है, समय बदल गया है, इसको हटाना चाहिए। वो बात समझ आ सकती है 6 जज की बेंच है, 7 जज की बेंच है, ये आगे और भी है, 10-11 कुछ भी कर सकते हैं।
तो वो लार्जर बेंच कहलाती है, उस पर ये लगाते हैं, वहाँ वोट तो तय कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसके बाद में हाई कोर्ट उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर 24 तारीख तक कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, बहस पूरी हो चुकी है और अब देखना होगा कि 24 तारीख को क्या कुछ निकलकर सामने आता है। खबरें भी और भी हैं, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।